बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सांडिल्या एजुकेशन पे। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि इसमें क्या क्या और सुधार किया जा सकता है। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इतिहास का चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। आज हम चर्चा करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। ठीक है, इस चैप्टर के अंतर्गत इस वीडियो में जो हम लोग चर्चा करेंगे वो 7 मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला बिंदु है नेपोलियन तथा उसकी कार्यप्रणाली। दूसरा मेटरनिख युग। तीसरा वियना सम्मेलन। चौथा है आपका जुलाई 1830 की क्रांति। पांचवा 1830 की क्रांति के प्रभाव। छठा 1848 की क्रांति तथा सातवां टॉपिक होगा आपका इटली का एकीकरण। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है चैप्टर का नाम है राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले समझना जरूरी हो जाता है कि राष्ट्रवाद है क्या। यूरोप तो आप सभी जानते हैं कि एक महादेश है। तो अब सवाल उठता है कि राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद का परिभाषा इस प्रकार है, एक ऐसी भावना जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों में एकता का वाहन बनती है। मतलब एक ऐसी भावना जो किसी देश के अंतर्गत रह रहे लोगों में, भले ही उनके अंदर सांस्कृतिक भाषाई या बहुत प्रकार की विभिन्नताएं हों, लेकिन उसमें देशभक्ति की भावना उत्पन्न करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति से सामने आई। ये राष्ट्रवाद की जो भावना है फर्स्ट टाइम आपको फ्रांसीसी क्रांति से सामने आई। राष्ट्रवाद के परिणाम युग परिवर्तनकारी हुए। मतलब आज जो हम लोकतंत्र में जी रहे हैं वो राष्ट्रवाद की ही देन है। राष्ट्रवाद की उत्पत्ति नेपोलियन के आक्रामक नीतियों के कारण हुआ। ये जो राष्ट्रवाद है इसके जनक समझिए तो वो जो नेपोलियन था उसकी आक्रमणकारी नीति, मतलब प्रजा को दमन करने वाली नीति थी। ठीक, नेपोलियन फ्रांस का निवासी तथा आर्मी कमांडर था। नेपोलियन जो था वो फ्रांस का रहने वाला था और आर्मी का कमांडर था। नेपोलियन के आक्रमणकारी नीतियों से पूरे यूरोप में देशभक्तिपूर्ण भाव का संचार हुआ। मतलब नेपोलियन इतना अत्याचार करता था कि पूरे यूरोप में उसके अत्याचार से लोग तंग आकर देश के प्रति सजग हुए। ठीक है, नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान की। नेपोलियन ने क्या किया कि इटली और जर्मनी को जो है भौगोलिक परिधि से बाहर कर दिया तथा वहाँ पे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा तैयार कर दी, जिससे इटली और जर्मनी का एकीकरण हुआ। इटली और जर्मनी का एकीकरण जो है यहीं से शुरुआत हो जाता है। ठीक है, 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एकत्र हुई। अब देखिए, नेपोलियन का विरोध हुआ और 1815 ईस्वी में नेपोलियन को सत्ता गद्दी छोड़ना पड़ा और जो लोग विरोध कर रहे थे उनकी विजय हुई और उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में अपना एक सम्मेलन किया। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था पुनः नेपोलियन वाली आक्रामक व्यवस्था लागू की जाए। फिर से वही बात शुरू करने का ये लोगों ने प्लान किया। वियना सम्मेलन से ही मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। आपको क्वेश्चन आता है कि मेटरनिख युग की शुरुआत कब हुई, तो ये जो ऑस्ट्रिया में जो वियना में जो सम्मेलन हुआ था वहीं से मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। 1815 ईस्वी वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया, जो अति आक्रामक और प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिख युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं से शुरुआत हुई थी मेटरनिख युग की। ठीक है, गणतंत्र और प्रजातंत्र जो फ्रांस की क्रांति की देन थी उसका दमन विरोध करना मेटरनिख युग का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, मेटरनिख युग जो था मतलब जो वियना सम्मेलन में जितने भी लोग गए थे उन लोगों का मुख्य उद्देश्य था कि फ्रांस की क्रांति जो प्रजातंत्र और गणतंत्र की जो भावना लोगों में उत्पन्न हुई थी उसको समाप्त करना था। मेटरनिख ने
इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए उसे कई राज्यों में विभाजित कर दिया। मेटरनिख सोचता था कि इटली पे उसका प्रभाव स्थापित रहे, इसलिए उसने इटली के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ठीक है, अब टुकड़े टुकड़े करके देखिए उन्होंने क्या किया। सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बो वंश के सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया। रोम और आसपास के राज्य, जो इटली की राजधानी है रोम और उसके आसपास के जो राज थे, उसको पोप वंश को दे दिया। परमा, मोडेना और टस्कनी हैम्सबर्ग को दे दिया। जेनेवा और सार्डिनिया पीडमाउंट राज्य को दे दिए गए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जर्मनी में 39 रियासतों का राज्य कायम रहा, जिस पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑस्ट्रिया का अधिकार रहा। मतलब जर्मनी जो पहले से ही विभाजित था, उसमें उसको विभाजित रहने दिया गया और उस पर ऑस्ट्रिया का अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार हो गया। मेटरनिख ने पुरातन व्यवस्था को फ्रांस में पुनः स्थापित कर दिया। मेटरनिख जो था वो अपने दमनकारी नीति से फ्रांस में फिर से नेपोलियन वाली व्यवस्था को स्थापित करने में सफल हुआ। ठीक है, देखिए हिस्ट्री कुछ है नहीं, आपको बस कहानी की तरह इसे दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, और पूरे हिस्ट्री से आपको 25 नंबर तो आने ही आने हैं। आसानी के साथ आप कहानी को समझ के और अच्छा मार्क्स एग्जाम में ले सकते हैं। वियना सम्मेलन प्रतिक्रियावादी शक्तियों की जीत थी, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी साबित नहीं हुई। मतलब वियना सम्मेलन जो हुआ था वो प्रतिक्रियावादी लोगों ने ही किया था, उनकी जीत हुई, लेकिन ये सम्मेलन उनकी जो मतलब मंशा थी वो ज़्यादा दिन तक चली नहीं। यूरोप में राष्ट्रीयता भावना का प्रसार हुआ, जिससे यूरोप के लगभग सभी देश प्रभावित हुए। फिर इन्होंने प्रतिक्रियावाद का स्टार्ट किया तो यूरोप में फिर लोगों में राष्ट्रीयता की भावना आई और यूरोप महादेश के सभी देश लगभग प्रभावित हुए। फ्रांस में बुर्बो राजवंश पुनः स्थापित किया गया तथा लुई 18वां फ्रांस का राजा बना। ठीक है, फिर इन लोगों का विरोध हुआ और लुई 18 फ्रांस के राजा बन गए। ठीक, यह बहुत ही समझदार निकले, उसने बदली हुई परिस्थितियों को समझा। ये जो लुई 18वां थे, फ्रांस के राजा बने थे, वो बहुत समझदार थे। उसने बदली हुई परिस्थितियों को समझा और फ्रांसीसी जनता पर नेपोलियन व्यवस्था को थोपने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया। वो समझ रहा था कि लोग अब राष्ट्रवाद के प्रति सजग हो चुके हैं, अब इनका दमन करना संभव नहीं है। उसने प्रतिक्रियावादी तथा उदारवादी शक्तियों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। मतलब उसने कोशिश किया कि प्रतिक्रियावादी लोग हैं और उदारवादी भी लोग हैं, दोनों में मीडिएटर का काम किया और दोनों को एक साथ लेकर चलने का काम किया। उसने एक संवैधानिक घोषणा पत्र जारी किया जो सन 1848 तक फ्रांस में चला। उसने एक घोषणा पत्र भी जारी किया जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो 1848 तक फ्रांस में चला, जिसमें जो घोषणा पत्र उसने जारी किया था उसमें जनता के लिए वैधानिक राजसत्तावाद, उत्तरदायी मंत्रिमंडल और द्विसदनात्मक विधानसभा की व्यवस्था की गई थी। मतलब जनहित को पूरा ध्यान में रखा गया था। और फिर क्या होता है, 1828 ईस्वी में लुई 18वां की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसका भाई जो था चार्ल्स दसम गद्दी पर बैठता है। अब चार्ल्स दसम ठीक लुई 18वां के विपरीत था। यह क्रांति का विरोध करता था तथा राजा के दिव्य शक्ति के दैवीय शक्ति के सिद्धांत में विश्वास रखता था। मतलब ये भी जो था वो सेम टू सेम नेपोलियन टाइप वाला था, दमनकारी नीति वाला था, जिसके चलते 1830 में फिर क्रांति हुई। चार्ल्स दसम जैसे ही राजा बना, 1828 में राजा बना और 1830 में फिर क्रांति हुई। अब आइए देखते हैं कि ये जो 1830 की क्रांति थी उसमें क्या क्या घटना हुआ। जुलाई 1830 की क्रांति चार्ल्स दसम के निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासन के कारण हुआ। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि जुलाई 1830 की क्रांति क्यों हुई, तो सीधा सा जवाब है कि 1830 की क्रांति के लिए पूर्णतः चार्ल्स दसम और उसकी प्रतिक्रियावादी शासन और निरंकुश शासन था। ठीक है, अगला बिंदु देखते हैं। उसने राष्ट्रीयता एवं जनतंत्र वाली भावनाओं का दमन किया, जिससे लोकतंत्र की राह में संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न हुआ। ठीक है, चार्ल्स दसम द्वारा प्रतिक्रियावादी पोलिग्नेक को प्रधानमंत्री बनाया गया। ये जो चार्ल्स दसम था, इसने अपने प्रधानमंत्री के रूप में पोलिग्नेक को, मतलब सेम अपने विचार से मिलने वाले को ही प्रधानमंत्री बनाया। पोलिग्नेक ने लुई 18 द्वारा स्थापित समान नागरिक संहिता को समाप्त कर दिया।
जैसे ही पोलिग्नेक प्रधानमंत्री बना, उसने लुई 18वां द्वारा स्थापित संहिता को समाप्त कर दिया, जिसे उदारवादियों ने चुनौती तथा क्रांति के विरुद्ध षड्यंत्र समझा। अब जो उदारवादी लोग थे उन्हें तो लगा, रे ये तो हम लोगों के साथ गेम कर रहा है, ठीक है, जिसके कारण उदारवादी तथा जनप्रतिनिधि सदन ने पोलिग्निक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया। सभी ने मिलकर मतलब एक सुर में पोलिग्निक का विरोध किया। इस विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप चार्ल्स दशम ने 25 जुलाई 1830 को 4 अध्यादेशों को पारित कर उदारवादियों को दबाने का प्रयास किया। अब इन लोगों ने जब विरोध किया तो चार्ल्स दशम बौखला गया। उसने मतलब तड़के में आके और 4 अध्यादेश पारित कर दिए ताकि उदारवादियों को दबाया जा सके। इन आदेशों के विरोध में पेरिस में क्रांति की लहर दौड़ गई और फ्रांस में 28 जून 1830 में गृह युद्ध आरंभ हो गया। इसे 1830 की क्रांति कहते हैं। अब कोई पूछे कि 1830 की क्रांति क्यों हुई, तो 1830 की क्रांति होने का मुख्य कारण था ये जो 4 अध्यादेश जारी किए गए थे उदारवादियों को दबाने का, मुख्य कारण यही था, ठीक है। 1830 की क्रांति के प्रभाव, देश में प्रतिक्रियावादियों का प्रभाव कम हो गया, मतलब उदारवादियों का प्रभाव देश में बढ़ा, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के उद्देश्यों को पुनर्जीवन मिला। वियना कांग्रेस के उद्देश्यों को दबाया गया, मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना में सम्मेलन हुआ था उसको दबाया गया, ठीक है। इसका प्रभाव संपूर्ण यूरोप पर पड़ा तथा राष्ट्रीय एवं देशभक्ति की भाव उत्पन्न हुआ, ठीक। ये जो 1830 की क्रांति थी इससे पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। बाद में लुई फिलिप के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी, जिससे फ्रांस में एक और क्रांति की पृष्ठभूमि तैयार हुई, ठीक है। लोगों ने फिर लुई फिलिप का भी विरोध करना शुरू किया, जिससे फिर एक क्रांति हुई जिसे सन 1848 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। लुई फिलिप एक उदारवादी शासक था, परंतु बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश रखने के लिए स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति पेश किया। 1840 ईस्वी में तथा गीजो, यहाँ पे बीजो बाई मिस्टेक हो गया है, गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। अब ये जो लुई फिलिप था ये तो उदारवादी था, लेकिन इसने क्या किया कि इसने पूंजीपतियों को साथ रखना शुरू कर दिया, ठीक है। और इसने जो गीजो को प्रधानमंत्री बनाया ये मतलब एकदम प्रतिक्रियावादी था। लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को अपने साथ रखा जिन्हें शासन के कार्यों में रुचि नहीं थी। लुई फिलिप को लगता था कि अपने पूंजीपति को अपने साथ रखेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, हालांकि पूंजीपतियों को शासन के कार्यों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुई फिलिप के पास जन कल्याणकारी योजना नहीं थी। उसे पता नहीं था कि जनता का कल्याण कैसे होगा, तथा विदेश नीति भी विफल रही, जिससे देश में बेरोजगारी और भुखमरी हो गई, जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। अब देखिए, इसके पास कोई जन कल्याणकारी नीति नहीं था और विदेश नीति भी फेल हो गई, जिसके कारण देश में भुखमरी और बेरोजगारी हो गई और लोग गीजो का भी विरोध करने लगे। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में विशाल सभा का आयोजन किया और गीजो, बाई मिस्टेक यहाँ बीजो हो गया है, को गद्दी छोड़ने पर मजबूर किया गया, ठीक। लोगों ने 22 फरवरी 1848 को थियर्स के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया और गीजो को प्रधानमंत्री पद से हटने के लिए मजबूर किया। 22 फरवरी को लुई फिलिप गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चला गया। नेशनल असेंबली बनी जिसमें 21 वर्ष के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार एवं काम के अधिकार की गारंटी दी गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो नेता सामने आए, गणतंत्रवादियों का नेता लामार्टिन हुए और सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉव बने, ठीक है। जल्द ही दोनों में मतभेद आरंभ हो गया, ठीक है। दोनों में ज़्यादा दिन तक तालमेल रहा नहीं। लुई नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना। इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में 1848 की क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही, ठीक है। इटली और जर्मनी की जो एकीकरण हुआ इसमें 1848 की क्रांति की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए अब देखते हैं इटली का एकीकरण। इटली 19वीं शताब्दी के आरंभ में एकमात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति था जहां कई स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे। इस कारण वहां अलगाव की भावना थी, मतलब कई टुकड़ों में विभाजित था इटली, ठीक है, जिसके चलते वहां अलगाव की भावना थी।
इटली के एकीकरण की समस्याएं। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे राष्ट्रों का हस्तक्षेप था, विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप था। इटली की राजधानी रोम, रूम हो गया है बाई मिस्टेक, उसको ठीक कर लीजिएगा आप लोग। रोम पर पोप साम्राज्य का, पोप चाहता था कि इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में धार्मिक दृष्टिकोण से हो। मतलब पोप चाहता था कि उसके नेतृत्व में इटली का एकीकरण हो। इसके अलावा अनेक आर्थिक और प्रासंगिक विसंगतियां भी मौजूद थी। 19वीं सदी के आरंभ में इटली में राष्ट्रीयता का विकास हुआ। फ्रांस में होने वाली घटनाओं का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ा, जिसने इटली के एकीकरण की मार्ग को प्रशस्त किया। ठीक है, बाकी जो बचे टॉपिक है हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इंतज़ार रहेगा हमें आप लोगों के कमेंट का। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद।